अब लग रहा है कि ये पूरा का पूरा हॉल रॉयल्टी बनना चाहता है। और वो दिन दूर नहीं फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं जब जमशेदपुर के अंदर जो मीटिंग्स होगी ना, बड़े बड़े सेमिनार्स होंगे यूईएस के प्रोग्राम में, इतना तो सिर्फ रॉयल्टी अचीवर बैठेंगे और उसमें आप सभी लोगों का नाम होगा, नो डाउट। चलिए, हमारी जिम्मेदारी है, मैं इन लोगों से इनका नाम जानूंगा और कहां से हैं। मैं इन लोगों के बारे में एक चीज बता देता हूं। इन लोगों की तरफ से जय आरसीएम। अपने सीनियर लोगों के लिए ताली सब एक साथ बजा दीजिए, सारे लोग एक साथ। मैं एक चीज और बता देता हूं, इन सारे लोगों की इनकम जो भी रॉयल्टी अचीवर है 3% से 8% तक का होता है। और ये 3% से 8% के बीच जब कवर करते हैं तो इनकी इनकम 22,000 से लेकर के 40,000 45,000 एवरी मंथ की होती है। ये मैंने आपको इनकम बता दिया, इनको इनकम बताने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपना नाम बताएंगे और कहां से है। चलेगा? चलेगा? चलिए, ओके, थैंक यू। प्रभाकर मातो चक्रधरपुर, विश्वनाथ कुमार फ्रॉम बोकारो, किशोर कुमार साहब डुमरिया प्रखंड, दीनबंधु मातो बोकारो से, ज्ञानती देवी टाटा से, संतोष कुंभकार परसुडी टाटा नगर। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जब स्टेज पे हो तो अपने लिए कैसी ताली चाहते हैं? जैसी ताली चाहते हैं वैसी ताली बजाइए। थैंक यू। तालियां बजती रहनी चाहिए फ्रेंड्स। ये स्टार है, इनके जैसा बनना है तो निश्चित तौर पर इनके करीब होना है, इनका सम्मान करना है। पिंकी शर्मा इसी जमशेदपुर से, मुन्नी टीयू आदित्यपुर से, अष्टमी मातो जमशेदपुर से, मनदीप कौर जमशेदपुर से, मीरा बिरूरी चाईबासा से, देवी हादसा सुंदरनगर टाटानगर से, नवीन मित्रा जमशेदपुर, रवि कुमार टाटा, विनायक कंडरा, पिंटू देवरिया टाटा, झुमर मातो जमशेदपुर, राजकुमार पटना, वाजब हुसैन ओएस मिदनापुर, रश्मि सिंह टाटा, रूबी मातो टाटा, संगीता देवी टाटा, गीता परमानी जमशेदपुर, शिवानी देवी टाटा, ए लक्ष्मी त्रिवेदी इंडिया के है टाटा, मंडाली घोष टाटा, एमडी जानी अंसारी गिरिडी, रवायत अफेज चाईबासा, राजीव पंडित बिहार, राजा सुप्रिय बौद्ध फ्रॉम पारू मुजफ्फरपुर बिहार, जगन्नाथ सिंह टाटा, गोपाल कुमार टाटा, सुमन कुमार सिंह टाटा, मनोज कुमार चक्रधरपुर, चंद्रपाल चाकुरिया से, जामपन्ना जमशेदपुर, राजेंद्र मातो सीधी, सादर मातो सरायकला, अखिल महतो सीनी, लालमोहर पंडित टाटा नगर गमरिया। एक बार जोरदार तालियां इन सभी रॉयल्टी अचीवर साथियों के लिए। थैंक यू। अभी तक हम लोगों ने रॉयल्टी अचीवर तक के लोगों को देखा। गोल्ड पिन, स्टार गोल्ड, इसके बाद प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम, ये सभी आपके सामने स्टेज पर थे। अब इसके बाद की जो बड़ी पिन होती है, जो टेक्निकल का लेवल होता है, ये वो जांबाज सिपाही हैं जो बरसात के दिनों में बरसात का इंतजार नहीं करते, भीगते हुए काम करते हैं। जब लोग बरसात को रुकने का इंतजार करते हैं उस समय ये फील्ड में होते हैं।
गर्मी में चिलचिलाती धूप में जब लोग कूलर की हवा में घर में आराम करते हैं, उस समय ये लोग फील्ड में काम करते हैं। सर्दी कड़ाके की होती है, लोग रजाई से बाहर नहीं निकल पाते, ऐसे में ये लोग फील्ड में निकल करके अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, सिखाने का काम करते हैं। ऐसे जांबाज सिपाही आरसीएम बिजनेस के अंदर टेक्निकल अचीवर होते हैं। और जब ये टेक्निकल अचीवर का पिन एक व्यक्ति के जीवन में आता है, रियल में आरसीएम बिजनेस के अंदर वहां से एक व्यक्ति की एक शानदार जीवन की शुरुआत होती है। और यहां से जो इनकम होती है वो मिनिमम 50,000 रुपए पर मंथ की होती है। 50,000 और उससे ऊपर कितनी भी हो सकती है। यहां पर कितने लोग हैं जो ऐसी इनकम लेना चाहते हैं? ऊपर वाले तक आवाज पहुंचा सकते हैं? कैसे पहुंचाएंगे? जोरदार तालियों से। तो मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच बुलाने जा रहा हूं ऑल टेक्निकल अचीवर्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप सभी लोग की तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो साथी हैं जो रॉयल्टी अचीवर बनाने की मशीन है, ये रॉयल्टी अचीवर पैदा करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो टेक्निकल अचीवर्स की जो पिन होती है वो पर्ल से शुरू होती है। पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड एंड इससे ऊपर की पिन होती है। तो जो भी साथी है प्लीज ये टेक्निकल साथी हैं और इनको टेक्निक मालूम है। आपने रॉयल्टी अचीवर साथियों को देखा, जिनके भी सीनियर रॉयल्टी अचीवर थे उनका दामन पकड़ लीजिए, आप रॉयल्टी अचीवर तक आ जाएंगे। ये टेक्निकल साथी है, ये रॉयल्टी पैदा करने की मशीन है। और एक जो विशेष मैं एक चीज और बताऊं, जो खास के पर लेवल पर आ जाते हैं वो रॉयल्टी का निर्माण करते हैं। जो स्टार पर्ल आते हैं वो जो है पर्ल का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जो एमराल्ड आते हैं वो टेक्निकल अचीवर्स का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो नो डाउट हमारे बीच, और मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, एक साथ हम सारे लोग निकल जाएंगे यहाँ से। और फिर तो मैं आपके बीच में माइक दे रहा हूं, हैंड ओवर कर रहा हूं। ये हमारे सीनियर साथी हैं, इनको मालूम है डिसिप्लिन क्या होती है। अपना नाम बताएंगे, कहां से हैं और आरसीएम बिजनेस से एक महीने की हाईएस्ट इनकम और अब तक की टोटल इनकम। ओके, आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनना है। ओके। नाम सुजीत कुमार सिंह और एक रहने वाला जमशेदपुर से ही। एक महीने के हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 1,06,000 और टोटल इनकम की बात करें तो 40 लाख प्लस। थैंक यू। जय आरसीएम। माई सेल्फ आलोक कुमार वर्मा फ्रॉम सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में अभी जमशेदपुर में हूँ लगभग 5 वर्षों से। इस सिस्टम को जब शुरू किया था तो कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन बिना जानकारी के मेरे पास 512 रुपये की इनकम आई थी। और ये बात समझ में आ गई कि जब बिना जानकारी के 512 आ सकता है तो जानकारी लूंगा तो लाखों भी आ सकता है। और सीखता गया और इस सिस्टम में एक महीने की जो हाईएस्ट इनकम आई वो 1,14,785 रुपए की।
सर की एक इजाजत हो तो मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा। इंडिया में पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था और जब वो लॉकडाउन ओपन हुआ तो दुनिया पूरे भारत में लोग त्राहिमाम कर रहे थे कि पैसे की कमी हो रही थी। और वहीं पे जब पहली बार जब हिंदुस्तान लॉकडाउन ओपन हुआ था, मैं वैगनार गाड़ी खरीदने गया था 7 लाख रुपए। दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। और एक्सिस बैंक यूटीआई के नाम से पहले चला करता था। मैंने उस यूटीआई में 5,000 रुपए देकर के सिर्फ अकाउंट ओपन करवाए थे और कभी जमा नहीं करने गया। अब तक उस अकाउंट से 85 लाख रुपए निकाल चुका हूं। थैंक यू जय। नाम प्रेम कुमार सिंह, धाम टाटा। और बात करें अगर पहली इनकम की तो लगभग 4400 रुपए, और टोटल इनकम की बात करें तो 29 लाख, और हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 93,400। थैंक यू सो मच। एक पत्थर चोट खा के कंकर 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 हो गया, और एक पत्थर चोट खा के संकर 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 हो गया। मेरा नाम शंकर भगवान, रहने वाला चक्रधरपुर। और आरसीएम से पहला इनकम की अगर बात करूं तो पहला इनकम 575 से शुरुआत हुआ जर्नी का, और एक महीने का हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो लगभग 75,000 के आसपास, और कुल इनकम की बात करूं तो लगभग 40 लाख प्लस। थैंक यू जय आरसीएम। जय आरसीएम। माय सेल्फ मुकेश इकबाल, रुकतान वेस्ट बंगाल से। इस बिजनेस से पहले मैं कपड़े का रिटेल होलसेलर काम करता था। वर्तमान में हमारा कारोबार कलकत्ता में है। हम लोग फैक्ट्री में कपड़ा सप्लाई करते हैं। और ये बिजनेस जब मुझे मिला, विश्वास के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, 179 रुपए मेरे घर पे इनकम आई थी, मेरी इनकम आई थी। अगर हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 1,10,862 रुपया। फैमिली इनकम की बात करूं तो 1.5 लाख, और पिछले 1 साल की इनकम की बात करूं तो 17 लाख, और पूरे आरसीएम की जर्नी की इनकम की बात करूं तो 83 लाख रुपए मेरे घर पे आ चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सभी स्टार पर्ल साथी थे, एक बार जोरदार ताली बजाए सर के लिए, जोरदार। और अब मैं जिनको आपके सामने बुला रहा हूं वो एमराल्ड अचीवर है। क्या है? तो इनके लिए ताली कैसी बजनी चाहिए? एक बार जोरदार ताली बजाए सर को। माइक ऑन करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाम JS विर्क, लुधियाना पंजाब से। किसान परिवार का बैकग्राउंड है। 11 साल की प्राइवेट नौकरी का भी बैकग्राउंड है। नौकरी करते करते ये बिजनेस मिला था अचानक एक अनजान आदमी के थ्रू। समझ में आया था ऐसे माहौल में आके सेमिनार में। तो इसीलिए मैसेज पहले यही है कि अगर आप यहाँ पर आ गए हैं ना, जब तक सर मंच पे रहेंगे आप बाहर मत जाना। गलती से भी टिके रहना, थोड़ी तकलीफ है, थोड़ी जगह नहीं मिल पा रही, आई अंडरस्टैंड। जैसे भी करके अपने आप को इस हॉल में बना के रखना। यहाँ पर आए तो हो मेहमान बन के, पूरा भरोसा रखना जाओगे महान बन के साथ। अपने आरसीएम के सफर का बताना यहाँ की परंपरा है, तो मैं बताना चाहूंगा 977 रुपए से पहले पे आउट की शुरुआत हुई थी। और इस बिजनेस में चलते चलते जो हाईएस्ट पे आउट है मेरा 1,52,388 रुपए, और टोटल इनकम लगभग 2.5 करोड़ रुपए इस बिजनेस के माध्यम से। इस सफर में पैसा आता है तो जिंदगी बदलती है। जब शुरुआत करी थी तो एक टीवीएस सेंट्रा बाइक मोटरसाइकिल से शुरुआत करी थी। 1 साल बाद एक सेकंड हैंड मारुति मेरे जीवन में आई। उसके 1 साल बाद एक न्यू ब्रांड टाटा इंडिका आई। उसके ठीक 2 साल बाद न्यू ब्रांड मित्सुबिशी लैंसर को निकाल के लेके आए। और अभी परमात्मा की कृपा से इस बिजनेस की ताकत से 23 लाख रुपए की शोरूम कीमत रखने वाली टोयोटा करोला पे चल रहा है। जिंदगियां बदलती हैं, जिंदगियां बदलती हैं केवल उनकी जो बदलना चाहते हैं। क्या बदलना चाहते हैं? तो आज बने रहिएगा, यहां से जिंदगियां बदलेंगी। थैंक यू वेरी मच सर। साथ साथ में मैं भी अपना इंट्रोडक्शन में आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हूं। मैं आरसीएम बिजनेस में स्टार एमराल्ड के लेवल पर हूं। आरसीएम बिजनेस से जो मेरी पहली इनकम आई थी वो 524 रुपए की आई थी, और ये उस समय आई थी जब आरसीएम बिजनेस पर भरोसा नहीं था। लेकिन ये 524 रुपए ने एक भरोसा दिला दिया कि पैसे आते हैं।
धीरे धीरे सीखना शुरू किया। आरसीएम बिजनेस से हाईएस्ट इनकम 1,87,812 रुपए और टोटल इनकम 1,08,00,000 से ज्यादा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों के सम्मान भरी तालियों के बीच हमारे आदरणीय सर लोगों को बोलता हूं अपने जगह पे जाने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्लीज। कार्रवाई के लिए मैं फिर से बुलाने जा रहा हूं आदरणीय मुकेश अग्रवाल सर को। आप सभी लोगों की जोरदार खतरनाक तालियों के बीच। एक बार राजकुमार सर के लिए बहुत खतरनाक ताली होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, सिस्टम में एक गति देने के लिए हमारे पास एक बहुत शानदार सिस्टम न्यूट्रीचार्ज की ओर से आया है, जिसे बोलते हैं प्री वीर और वीरांगना। जो 2500 बिजनेस बलून न्यूट्रीचार्ज से करके इसमें आते हैं, उनको एक शानदार ट्रेनिंग मिलती है। हमारे बीच कितने ऐसे साथी हैं? प्लीज रेज योर हैंड। आप अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं और मैं आप अपनी जगह खड़े हो, आपके लिए एक बार शानदार क्लैपिंग हो, शानदार म्यूजिक हो, शानदार तालियां हो। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच जो वीर और वीरांगना यानी कि ट्रेनिंग ले रहे हैं न्यूट्रीचार्ज की ओर से, और उनको कहा जाता है हिंदुस्तान का भविष्य। तो हमारे बीच अगर कोई वीर और वीरांगना है तो प्लीज एक बार अपनी जगह से खड़े होंगे। वीर और वीरांगना जो 25,000 बिजनेस बलून न्यूट्रीचार्ज करके या 20,000 बिजनेस बलून न्यूट्रीचार्ज करके अपने जगह में खड़े हो जाए, मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा। हमारे बीच बहुत से साथी हैं, तो खड़े हो जाए अपनी जगह में और उनके लिए शानदार म्यूजिक और शानदार क्लैपिंग, शानदार क्लैपिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो ये मंजर, ये जो माहौल देख रहे हैं, ये तैयारियों का नतीजा है। एक किसान जब जमीन में बीज बोता है और उसकी फसल जब लहलाती है तो उस किसान की मेहनत का नतीजा होता है। तो आज जो इस बिजनेस को जो यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, जो आज ये माहौल जिनके माध्यम से बना है, मैं अगर उनका नाम ना लूं तो आज मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। यस और नो? तो मैं उन सब साथियों का नाम लेना चाहूँगा। ऑल सीनियर लीडर्स, स्टार, ऑल टेक्निकल्स, ऑल रॉयल्टी, ऑल वाइटल्स, ऑल माता बहनें जितने हमारे बीच हैं, भाई जितने हैं जो अपना योगदान देके आज यहाँ पर बैठे हुए, एक बार आपके लिए तो बहुत शानदार क्लिप होनी चाहिए, बहुत शानदार। मुझे लगता है टाटा सबसे अनुशासित, टाटा जो नगर है सबसे अनुशासित टीम, और यहाँ की सारी सभ्यताओं को मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। और मैं आपको बताता हूँ, आने वाले कुछ सालों के अंदर मैं भी टाटा में आके बसने वाला हूँ। ऑलरेडी कई जगह में मैं जमीन लिया हूँ, लेकिन टाटा में मेरा प्रेम कुछ अलग ही है। यस, 4 साल की उम्र से मैं व्यापारी हूँ। 4 साल की उम्र से मुझे पैसे की भूख है, क्योंकि मैं मरवाड़ी हूँ। यस, मैं क्या हूँ? और मरवाड़ी जानता है पैसे की वैल्यू क्या होती है। यस और नो? मरवाड़ी से पूछो, इसीलिए मरवाड़ी को कंजूस, मक्खी चूस क्या क्या बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, क्योंकि दौलत कमाना तो हमें जरूर आता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो जिम्मेदारी लिए हैं, मैं एक बार क्लैपिंग चाहूंगा। संजीत मुखर्जी जी, देवाई दिग्गी जी, चंद्रू गोपाल जी, लखन गोपाल जी, मोतीराम हेमरम जी, सुदेव मंडल जी, स्वपन मुखी जी, अमरजीत कुमार जी, पार्थो हो जी, पुचु दिग्गी जी, अशोक चक्रवर्ती जी, पीके महतो जी, नवीन कुमार जी, कुमकुम घोष जी, केआ मुखर्जी जी, सुतोबा चक्रवर्ती जी, काकुली सेनगुप्ता जी, सुकुमती बोपाई जी, सुब्रत कुमार पाल जी, सुमति मित्रा जी और जादूमणि पुट्टी जी। एक बार इन सभी
राज संचालन को संचालित करें, इस हॉल के अंदर व्यवस्था को देखें, इनके लिए बस शानदार क्लैप में म्यूजिक होनी चाहिए। थैंक्स टू ऑल। अब वो घड़ी आ चुकी है, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। ये सुन लो, किसका इंतजार कर रहे थे? घड़ी का ना सर का। घड़ी तो आपके मोबाइल में भी, हाथों में भी है। सर का इंतजार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि सर का जैसा मुकाम हो, सर की जैसी हैसियत हो, सर के जैसा मान हो, सर के जैसा सम्मान हो और सर के जैसा चेक भी हो। ये सुन लो। देखो सर, मैं मरवाड़ी हूं, मैं पैसे की भाषा समझता हूं। जब तक पैसा दिखता नहीं तब तक बात निकलती नहीं है। ये सुन लो। तो आज हमें सक्सेस लाने के लिए टाटा के अंदर पे मैं जितने हमारे टेक्निकल सीनियर साथी हैं, मैं उससे निवेदन करूंगा सर को साथ में लेते हुए आए। तो मैं आपकी, मुझे मालूम है ये टाटा नगर है और अनुशासित है। मुझे मालूम है जब यहाँ पर हमारे गेस्ट आते हैं और जो हमें कामयाब बनाने के लिए आते हैं तो हम अपनी जगह में जरूर खड़े हो जाते हैं। हम अपनी जगह में खड़े होते हैं, फिर हाथ को फैलाते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, तालियां लगाते हैं, सब स्टेज पे भी खड़े हो जाते हैं, सब माहौल बना लेते हैं। म्यूजिक जोरदार तरीके से बनना स्टार्ट हो जाता है, माहौल एकदम खतरनाक हो जाता है, मंजर कुछ अलग हो जाता है। म्यूजिक से म्यूजिक बजाने लगते हैं और सीटियाँ वालों को सीटियाँ भी बजाते हैं। बहुत खतरनाक टैलेंट। आई इनवाइट द लीजेंड, आर्टिस्ट लीजेंड मिस्टर रवि योगी सर्वजे। जय आरसीएम। कैसे हैं? दिखाना है जमाने को दिखाना है। अच्छा, कौन कौन दिखाना चाहता है जमाने को? सारे? पक्का? अच्छा, झूठ कौन कौन बोल रहा है? क्या बात कर रही है?
अभी साबित करूंगा थोड़ी देर बाद। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो प्यार आप लोगों ने मेरे को दिया, जो रेस्पेक्ट आप लोगों ने मेरे को आज यहाँ पर दी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप सभी के लिए हम मिलकर जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। और मैं आप लोगों से भी माफ़ी चाहूँगा कि आप लोग साइड में खड़े हैं। आप चाहें तो स्टेज पर आ सकते हैं, जगह अभी भी काफ़ी है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर प्रोग्राम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतनी देर खड़ा रहना आसान नहीं होगा। या फिर जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाइए। कोशिश ये कीजिए जहाँ पर हम वहीं पर बैठने का प्रयास करें, अगर बैठ पाए तो, क्योंकि हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। भाई मेरी इससे थोड़ी शकल लोगों को कम पसंद आती है, तो मैं सोच रहा था 300-400 लोग से ज्यादा क्या होने वाले हैं, पर यहाँ तो भंबार एंट्री हुई है, और दिख रहा है वो खूबसूरत खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, सब हॉट हॉट चेहरे नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। है सॉरी अपनी तो ये गाना मेरा पीछा नहीं छोड़ता। Come on, Tata, come on, energy. Come on, Tata. ये गाना मेरा पीछे नहीं छोड़ता। एक बार वाराणसी में गलती से डांस क्या कर लिया, तब से मेरी कुंडली में आके बैठ गया। किस में आके बैठ गया? और जो चीज कुंडली में आके बैठ जाती है ना, वो आसानी से, अब जैसा आरसीएम है हमारी कुंडली में आके बैठ गया है, अभी आसानी से जाने वाला, क्योंकि इस दुनिया में दो चीजों को कभी नहीं रोका जा सकता, एक तो समय और दूसरा आरसीएम। ये दोनों तेजी से निकलते हैं। सही कह रहा है, गलत कह रहा हूं? और जिसको ये दोनों चीजें समझ में आ गई वो बड़ा बन जाता है, और जिसको समझ में नहीं आई वो वहीं का वहीं रह जाता है। आज आप लोगों को समझना है कि बड़ा बनना है या जैसी चल रही है चलने दो। क्या किस्मत नहीं कर रहे हो? बड़ा नहीं बनना तो कंफ्यूज मत करो यार, आपने दोनों के साथ नहीं। तो मैं कंफ्यूज हो गया। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बीच बीच में कॉमेडी करता रहता हूँ। एक्टिंग का कीड़ा बचपन से। किसका कीड़ा? थोड़ी एक्टिंग भी कर लिया करते थे, एक जमाने में बूढ़े हो गए इसलिए बंद कर दी। ऐसा नहीं है, ये आपका नजरिया है, आप सबका प्यार है। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, कई नहीं जानते तो इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस को पिछले 9-10 साल से कर रहा हूं। ये बिजनेस सन 2000 में मेरे फैमिली में आया था। अब ये क्या बिजनेस है, कुछ लोग इसको हल्के से ले लेते हैं, कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा हल्के से ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। कुछ लोग इसको अपना भविष्य बना लेते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि इसको अपना भविष्य बनाऊं या ना बनाऊं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और कुछ कर जाते हैं। आज ये सब कुछ चीजें हमें समझनी है, क्योंकि दोस्त ये दुनिया का एक अजूबा है। ये अलग एक, मैं इसको मतलब किस शब्दों में बयां करूं, एक डिफरेंट टाइप का व्यापार।
एक अलग सी चीज जिसको जितना समझे उतना कम है। और इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है? जानना चाहते हैं? इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि बिजनेस कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तेरा अनुभव क्या है, तेरा तजुर्बा क्या है, ये किसी से नहीं पूछता। जबकि दुनिया के किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो हमारे से पहले हमारा अनुभव पूछा जाएगा या हमारी डिग्री पूछी जाएगी। Am I right या रॉन्ग? लेकिन यह बिजनेस कभी किसी से नहीं पूछता कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू कितना एजुकेटेड है, तेरा अनुभव क्या है। यह बिजनेस एक ही बात पूछता है, अगर आप कपड़े पहनते हो और हल्दी धनिया मिर्ची खाते हो तो आप इस बिजनेस में करोड़पति बन सकते हो। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा व्यापार देखा जहां पर हल्दी धनिया मिर्ची खाने से, कपड़े पहनने से पैसा आता है? आरसीएम की बात नहीं कर रहा। अच्छा, आपने कहां पर ऐसा काम देखा जहां बिना अनुभव के पैसे मिलते हैं? है जी? आपने किसी ने ऐसा कोई व्यापार किया जिसमें बिना पैसा लगाए आपने करोड़ों के व्यापार खड़ा कर लिया हो? है जी? दुनिया के हर कार्य में आप जब करते हैं तो हमें अपने आप को झोंकना पड़ता है अनुभव के साथ। लेकिन आरसीएम बिजनेस बोलता है सिर्फ नकल किए जा, सिर्फ नकल किए जा, नकल कर करके तेरे करोड़पति बना दूंगा। नकल का व्यापार, इतना सिंपल बिजनेस है। अब करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी है, मेरा काम तो बताना है। अच्छा, ये भी सोचकर चलना, नहीं करोगे तो करोगे क्या, है ना? सही बात है नहीं? और कैसे मैं समझाता हूं दोस्तों, सारा गेम इसका है। किसका? ये जो हमारा पहला माला है ना, इसका गेम है सारा। सब कुछ यहां पर सेट है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हम किस चीज को पहले अपनाते हैं? हम पहले अपनाते हैं नेगेटिविटी को। आप कोई भी काम चालू करो, पीछे आगे वाले सब सुनना, आप कुछ भी कार्य स्टार्ट करो, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर दुकान नहीं चली तो क्या होगा, अगर नौकरी में इंटरव्यू देने गया नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। किसी आदमी को देखा इंटरव्यू जब वो इंटरव्यू देता है, कंफर्म मैं यूं, वो इंटरव्यू देता है डर के देता है कि अगर नौकरी हाथ नहीं तो क्या होगा। नेगेटिविटी खींचती है और पॉजिटिविटी को डेवलप करना पड़ता है। क्या बोला मैं? नेगेटिविटी खींचती है और पॉजिटिविटी को डेवलप करना पड़ता है। और जब पॉजिटिविटी को डेवलप करने जाते हैं तो बहुत ताकत लगती है, और जब वो ताकत लगती है तो हमारे में से 80% आदमी अपने हथियार डाल देते हैं। मेरे से तो नहीं होता। हेलो? और जबकि आपका पीक पॉइंट वही होता है जब आप अपनी ताकत लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं। उस समय आपकी और हमारी असली औकात हमें पता लगती है कि हम किस लेवल पे कहां जाना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, सारा गेम कहां का है? माइंड का है। और ये गेम हमारे माइंड में हमने खुद ने सेट किया और ये सेट करवाया गया। मेरे को एक बात बताइए, हम छोटे थे तो हमारे सपने बड़े थे कि नहीं थे? सब सपने देखते हो? आप में से कितने लोग सपने देखते हैं? सारे देखते हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए सपने छोटे होते गए। Am I right या रॉन्ग? मेरे को आज भी याद है और आपको भी शायद याद होगा, बचपन में जब आप सभी लोग छोटे थे तो आपके सपने हुआ करते थे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराऊंगा, माँ बाप को विदेश घुमा के लाऊंगा, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि सब मेरे पे गर्व करेंगे। लेकिन हकीकत की दुनिया में जैसे हम धरातल पे कदम रखते हैं तो हमें पता लगता है कि इस कंपटीशन के दौर में हम अकेले नहीं दौड़ रहे, हमारे जैसे भूत मार्केट में बहुत सारे हैं। हेलो? तो धीरे 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 हमारे सपनों में से कमियां होना स्टार्ट हो जाती है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही दिखती है? तो ये घंटियां क्यों बज रही है बंद? थोड़ी देर के लिए घंटियां बंद कर दो भाई साहब। देखिए, यहां पर मैं आया हूं, मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए नहीं आया, मेरी तो बन गई, मेरी तो मैं आप लोगों के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं हर घर में एक रवि शर्मा हो, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा भैया। इसलिए प्लीज मेरी बात को, कुछ समय की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 1-1.25 घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन जो बात करूंगा उसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं बात कर रहा था सपनों की, कि उम्र में हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने छोटे होते चले जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। कारण एक कंपटीशन। और जिंदगी इस दौर पर आके खड़ी हो गई है कि आपकी और हमारी जिंदगी में सब कर्जे के नीचे दबे पड़े हैं।
किसी पे मकान का कर्जा तो किसी पे कार का कर्जा। हेलो, कोई बच्चों की एजुकेशन के कर्जे के नीचे दबा पड़ा तो कोई शादी के कर्जे के नीचे दबा पड़ा है। कर्जा चुकाते चुकाते दाढ़ी पर सफेद आ गए, सर में सफेद आ गया, लेकिन कर्जा खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक मकान बनाते हैं तो पसीना चालू होता है, पता नहीं कब खत्म होगा, ध्यान नहीं। एक मकान बना के ऐसा सोचते हैं तीर मार लिया, उसके आगे की सोचते ही नहीं है, पता है कि बैंक बैलेंस खत्म। कारण हम सब कर्जे के नीचे दबे पड़े हैं। और ऐसा तो ये सारा श्रेय कैसे जाता है मैं समझाता हूं आप लोगों को। हमारे पूर्वजों ने हमें जो चीज सिखाई उसी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, गौर से समझना। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो मुझे क्या सिखाएंगे? हाँ जी, कि बेटा तुझे भी नौकरी करनी है। मेरे पिताजी व्यापार करते हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे? मेरे पिताजी खेती करते हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे? अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं कि जो काम मेरे पिताजी या दादाजी करते थे वो ही मुझे सिखाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, उस काम से वो ही करोड़पति नहीं बन सके, लखपति नहीं बन सके, तो हम बन जाएंगे क्या? जब हम नहीं बनेंगे तो हमारा बच्चा बन जाएगा क्या? अच्छा, हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे कि तू भी यही काम कर जो मैं कर रहा हूं। अब नौकरी से पैसे वाला बन नहीं सकते, व्यापार से पैसे वाला बन नहीं पा रहे, खेती से कुछ चल रहा है, कोर्ट चल रहा है। कौन सा कीड़ा आ गया भाई? आते रहते हैं, कीड़ों का क्या है? आरसी में भी तो कीड़े आते हैं ना बहुत सारे। चलता सारा पानी मीटिंग करने दो यार। अमिताभ बच्चन जी बुरा मान जाएंगे, वो बोलो इस साला ये कौन है क्या है? तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, फ्रेंड्स, हमारी मेंटेलिटी हमारी इसलिए डेवलप नहीं हो पाती कि हमें पूर्वजों से गिफ्ट में मिली। अब समझने वाली बात यहां पर यह आती है, गौर से सुनिएगा। जिस कार्य को करने से हमारे पूर्वज पैसे वाले नहीं बने, उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं, और हमारे उस कार्य के करने से हमारी दिनचर्या एक जैसी चल रही है। हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे। आप में से कितने लोग जिसकी सैलरी पिछले महीने 5,000 थी, इस महीने 15,000 हो गई? आप में से कितने लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, जो सालाना या मंथली 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, उसके अगले साल या अगले महीने के अंदर उसकी इनकम 10 लाख हो गई? अल्टीमेटली कहने की बात यह है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हम पैसे वाले बन नहीं सकते। सपने हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, ड्रीम्स हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, गाड़ी बंगला सबको चाहिए, लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमारे सपने पूरे कभी नहीं होंगे। नया काम समझ में आता नहीं है, जिंदगी में सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बढ़ेंगे कैसे? आज ही सारा पैसा ट्रांसफर हुआ क्या? मेरे को लग रहा है मैसेज आ रहे होंगे बैंक से, धमाधम आ गया बैलेंस। बताइए फ्रेंड्स, ये सोचने का टॉपिक है, चिंतन करने का टॉपिक है, चिंता करने का टॉपिक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 2022 की, और 2025 और 2030 तक आते आते हमारे सबके हालात खराब होने वाले हैं। अपने दिल पर हाथ रख के कसम खा के ईमानदारी से बोलिए, 10 साल पहले मोटरसाइकिल की टंकी फुल कराते थे, अब सब 200 रुपए डलवाते हैं। क्या करें? नहीं, आरसीएम से सर जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं हम लोग। आरसीएम से जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरसीएम को समझना इंपॉर्टेंट है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? इससे जुड़ जाते हैं। जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। हमारी सबसे बड़ी गलती है जोड़ लो, जोड़ना नहीं है, समझाना है। और मैं समझा रहा हूं, और मेरा प्रॉब्लम है, मैं आरसीएम की बात में करता हूं, पहले इंसान के दिमाग का ऑपरेशन करता हूं। मेरे पास दूसरे तरीके भी है, वो अब तरीके काम में नहीं लेता, क्योंकि ये तरीका बहुत प्रूफ तरीका है मेरा, क्योंकि मेरे को इस तरीके से रिजल्ट आए हैं हजारों लोगों के साथ। सोच कर देखिए दोस्तों, जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उस ट्रैक पे हम बड़े नहीं बन पा रहे और ना बन पाएंगे, तो जिंदगी में परिवर्तन कैसे लाओगे? और ये 2022 में हमारे ये हालात हैं। 2025 में महंगाई बढ़ेगी, 2030 में और महंगाई बढ़ेगी। मुझे बताइए, आने वाले समय में हमारे और हमारे परिवार का क्या होगा? आपके सपनों का क्या होगा? आपकी जिंदगी का क्या होगा? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम वही की वही है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वही की वही है। पहले परिवार में कमाने वाले होते थे 5, तो खाने वाले होते थे 5। अब परिवार में कमाने वाला है 1, खाने वाले हैं
5 और 2030 में कमाने वाला एक भी नहीं बचेगा, खाने वाले होंगे 5। तब क्या करोगे? और ये होगा क्योंकि 2030 में हिंदुस्तान का 80% व्यापार ऑनलाइन हो जाएगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा, आदमी खत्म, बेरोजगार। अब बताओ कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे हम लोग? और मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूं। मेरे दादाजी कैलकुलेशन करते थे खट 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 पेन से। मेरे को आज कोई बोलते कि जरा जोड़ के बताना 75 और 73 कितने होते हैं, रुक जा। कारण हम दिमाग से पंगु होते जा रहे हैं, हम दिमाग से खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया ऑनलाइन हो रही है, जिस तरीके से कंप्यूटराइज हो रही है, जिस तरीके से मशीनरी आ रही है, 2030 के अंदर हिंदुस्तान की आबादी होगी ऑलमोस्ट 180-190 करोड़, और 180-190 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं। अब मुझे बताओ उस समय आप लोग क्या करोगे? समझ आ रहा है? ये समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। आपको लगता है कि आप अपने बेटे को लाखों रुपए की एजुकेशन दिला के उसे डॉक्टर बना दोगे? संभव है? अगर बना भी दोगे तो गली में डॉक्टर बैठे, हर गली में 10-15 डॉक्टर हो गए। और आजकल तो डॉक्टर भी चूज करके लेते हैं, नहीं यार रामलाल अच्छा नहीं, श्यामलाल के जाएंगे। तो बस रामलाल का क्या होगा? उसकी दुकान तो बंद। डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर बनने के बाद भी इंजीनियर नहीं है, लाखों रुपए एजुकेशन पे खर्च करने के बाद भी काम धंधे नहीं है, और बचा कुचा कोविड ने खत्म कर दिया। अब मेरा आप लोगों से, सभी बुद्धिजीवी लोगों से एक ही सवाल है कि आपने फ्यूचर प्लानिंग क्या करी? घर से कार में निकलते हो तो स्टेपनी चेक करके निकलते हो, टायर पंचर होगा तो स्टेपनी बदल लूंगा। टूर पर जाते हो तो कपड़े लेके जाते हो, गंदे होंगे तो चेंज कर लूंगा। 2 दिन घर से निकलते हो तो खाना पैक करा के ले जाते हो कि शाम को खा लूंगा, सुबह खा लूंगा, राइट? छोटे छोटे कामों में आप लोग सिक्योरिटी लेकर चलते हो, और जिंदगी की बात आती है तो जिंदगी की सिक्योरिटी क्या है? कल को ये इंसान रूपी टायर फट गया तो फिर क्या होगा? क्या? थोड़ा तेज बोलिए, तो बोलिए मत, देखा जाएगा। ये इंसान बहुत अच्छे, देखा जाएगा। अपने को काहे की टेंशन, अपनी तो चल रही है बस। अच्छा, आपकी जरूरत भी है धरती पे। अगर ये चीज आपके फादर सोच लेते ना देखा जाएगा, तो आप यहां नहीं खड़े होते हैं। दुनिया में कोई चीज देखी नहीं जाती, कर्म करके बनाई जाती है। और हमारा प्रॉब्लम क्या, हम देखते हैं, कर्म नहीं करते। एग्जाम्पल देते हैं अपने बच्चों को बड़े बड़े लोगों का। अंबानी को देख, टाटा को देख, पड़ोसी को देख, खुद को भी तो देख ले। खुद कहां पर है? हेलो। और इसी कारण से हमारे देश के हालात क्या हो गए दिखाना चाहता हूं। मार्कर मिल जाएगा मेरे को? बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग मुझे बोर हो रहे हैं? ध्यान से देखिए, इंडिया को 2 रेशो में बांटा गया, 80% एंड 20%। एम आई राइट या रॉन्ग? ये 20% लोग कौन है और ये 80% लोग कौन है? आप और हम, राइट? अब दोनों को समझना। ये 20% आदमी जो हिंदुस्तान का है, ये कभी किसी चीज को खरीदने के लिए सोचता नहीं है। ये जिस चीज पर हाथ रखता है उसकी हो जाती है। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये जिंदगी में हर चीज खरीद सकता है क्योंकि इसके पास बैलेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जमाने में जीरो था। क्या था? जीरो था, लेकिन आज ये हीरो बन गया। और इसमें आप जानते हैं कौन कौन आते हैं? मित्तल, टाटा, बाटा, शाटा, आटा, जो भी आप लोग जानते हैं सारे, राइट सर? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? इन लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? ये कभी अपने समय को खत्म नहीं करते, ये कभी अपने समय को किल नहीं करते, ये इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास समय नहीं है समय खराब करने के लिए, और हमारे पास समय खराब करने के लिए। हम 3 घंटे की पिक्चर देख के शाहरुख खान को स्टार बना देते हैं, लेकिन शाहरुख खान खुद 3 घंटे की पिक्चर नहीं देखता। उसको पता है कि मेरे 3 घंटे कितने महत्वपूर्ण है, लेकिन हम क्या करते हैं? अभी आप सब लोगों से पूछ लूं कि अभी कौन सी पिक्चर रिलीज हुई, लास्ट पिक्चर कौन सी देख कर है, अभी बता दोगे? 2 मिनट के अंदर स्टोरी तक बता दोगे?
ये हीरो था, ये हीरोइन थी, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद हुआ, ऐसे याद करते हैं स्टोरी को जैसे वो हो निबंध में लिखना है या टेस्ट होने वाला है। आई मीन टू से हम अपने समय को किल करते हैं, ये लोग अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये बहुत बड़े हैं। मेरी बात मानते हैं आप लोग? एग्री करते हैं सर? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, हमें किसने रोका इस कैटेगरी में आने से? हम इस कैटेगरी में क्यों नहीं है? कभी पूछा अपने आप से? अंबानी के पास पैसा था क्या? उन्होंने भी तो जीरो से चालू किया ना सर। आप भी, आपके मुंह से भी आप बोलेंगे एक जमाने में पेट्रोल भरा करते थे। गर्दन से नीचे का हिस्सा जो आदमी काम में लेता है वो मजदूर कहलाता है, और गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो काम में लेता है वो करोड़पति बन जाता है। सिंपल सा थॉट। अगर मेहनत करने से पैसे वाला बनते हैं तो हर रिक्शे वाला पैसे वाला होता, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे भाई? अब का चिपक जाओ थोड़ी देर के लिए, चिपक जाओ अपनी जगह पे। मूवमेंट कम करो थोड़ा सा, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। मैं पहले ही बोला था जिसको आना एक बार आ जाओ। बात समझ में आ रही है? हेलो, ये हुई 20% की बात। अब हम करते हैं 80% लोगों की बात। हेलो, वापस देना। क्लोज कर दो प्लीज, क्लोज कर दो यार, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है प्लीज। थैंक यू फ्रेंड्स, इधर ध्यान से देखिएगा। हेलो, पीछे नजर आ रहा है? पीछे तक। वैसे मैं बात ज्यादा करूंगा, बोर्ड कम काम में लूंगा। मैं बात कर रहा हूं 80% आदमियों की। हिंदुस्तान का 80% आदमी, आप और हम, हमारी जिंदगी क्या है अब हम उसको समझते हैं, हमारी लाइफ क्या है। ये 80% आदमी अपनी जिंदगी में क्या करता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पैसे वाला क्यों नहीं बनता, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, और इसमें से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, वो कैसे होता है मैं समझा देता हूं। गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, इधर से ध्यान दीजिएगा। इस 80% लोगों को, इन 80% आदमियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी, नंबर 3 कैटेगरी। राइट सर? ये 80% आदमी कितने लोग कैटेगरी में बढ़ गए? अब इसमें से कौन किस कैटेगरी में आता है ये मुझे नहीं पता, ये मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन पहले इन तीनों से मिलवा देता हूं, और आप में से जो भी इंसान इसमें से किसी भी कैटेगरी में आता है, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर देना। राइट सर? करेंगे? वादा करते हैं? हेलो, अब मैं मिलाता हूं आपको 80% जो गरीबी रेखा के आसपास रन करते हैं, जो एक आम जिंदगी जीते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत कमजोर होती है, इनको किसी भी चीज को खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, इनका बैंक बैलेंस हमेशा लो रहता है, ये हर महीने प्लानिंग करते हैं अपना खर्चा पानी चलाने की। अब ये 3 कैटेगरी में बढ़ गए। अब 3 कैटेगरी इनकी कौन कौन सी मैं सिखाता हूं। सबसे पहले मिलाता हूं इस कैटेगरी से, नंबर 1 कैटेगरी। ये आदमी कौन है, मिलना चाहेंगे? इस पूरे सिनेरियो की पहली कैटेगरी 80% का, पहली कैटेगरी का आदमी, ये वो आदमी है जो रोज सुबह 7 बजे उठता है, 9 बजे तैयार होता है, इसकी बीवी गरम गरम खाना इसको खिलाती है और पैक कर देती है टिफिन के अंदर। ये घर से मोटरसाइकिल पे निकलता है, अपने ऑफिस जाता है, शाम को 7 बजे घर आता है, बीवी को बोलता है खाना बनाते हैं गरम गरम, बीवी गरम गरम खाना बनाती है, बीवी के साथ ये टीवी देखता है, बीवी और टीवी साथ में चलती है, और उसके साथ खाना चलता है, और उसके बाद ये सो जाता है, अगले दिन फिर उठता है, यही काम करता है। ये 25 साल से यही काम करता आ रहा है, 30 साल से यही काम करता आ रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल सामने मोटरसाइकिल चलाता है एकदम सीधा देखते हुए, ऑफिस जा रहा हूं, शाम को घर आएगा तो सीधा उसी तरीके में आएगा, ऑफिस से आया हूं, और ये शाम को आता है तो ऐसे आता है जैसे बहुत बड़ा एहसान करके आया देश पे। ये आदमी वो आदमी होता है, इसके सपने नहीं होते, इसके ड्रीम नहीं होते। ये आदमी वो आदमी होता है, जैसी चल रही है खुश होता है। अगर इसको बोल दो कार खरीद ले, टेंशन हो जाती है, तेरा दिमाग खराब है, कार खरीद लो। मोटरसाइकिल में ठंडी ठंडी हवा लगती है,
कार में तो पसीना आता है, ये बहाने ढूंढता है। ये 80% की पहली कैटेगरी का वो आदमी है जो कभी भी सपने न देखता है न देखने देता है। अच्छा, इसकी बीवी भी ऐसी हो जाती है इसको देख देख के। इसकी जो बीवी है ना वो भी इसकी जैसी हो जाती है, उसको भी पता है कुछ होने वाला तो। अच्छा, ये अपनी बीवी को क्या कहता है, जैसे अपन कहते हैं ना कि बहाने। बीवी बोलती है साड़ी दिला दो, अगले महीने, अगला महीने साड़ी दिला, अगले महीने, महीना कभी आता ही नहीं है। और साड़ी हर महीने आती है बातों में। किस में आती है? इसका बच्चा बोलता है मोटरसाइकिल दिला दो, ये टेंशन में आ जाता है। अच्छा, ये आदमी क्या है, ये आदमी अपने बच्चों को भी यही सिखाता है कि तेरे को भी मेरी जैसी जिंदगी जीनी है। हमारा जन्म सपने देखने के लिए, जैसी चल रही है वैसी चलने दो, कुछ नया नहीं करना। और ये खुश होता है बहुत, हाँ बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने। अच्छा, इसकी सैलरी अगर गलती से 50,000 है तो उसकी चाल भी चेंज हो जाती है। ये फिर आस पड़ोस को मच्छर समझता है। क्या समझता है? तेरी औकात है क्या मेरे बगल में बैठने की, गरीब, मैं 50,000 कमाता हूं। और अगर सरकारी नौकर है फिर तो आए हाय हाय पूछो ही मत। फिर ये जमीन पर नहीं देखता, ऊपर देखता है और ऐसे चलता है। Am I right या wrong? ये 80% की पहली कैटेगरी है। आप में से कितने लोग आते हैं इस कैटेगरी में? दुखी है, आज इनके दुखते रखता हाथ रख दिया है। आए हाय, आज तक किसी ने नहीं बोला। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं फ्रेंड्स? ये इंसान जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाता। आगे बढ़े? अब मिलते हैं दूसरी कैटेगरी से। बोर तो नहीं हो रहे? ये है दूसरी कैटेगरी। ये धरती का सबसे महान आदमी है। ऐसे आदमी आपको हर सिटी की गलियों में मिल जाएंगे। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। क्यों मुकेश जी? ये आदमी वो आदमी है, आपको आपके किसी न किसी के घर में मिल जाएगा। बताता हूं मैं, देखो। ये आदमी क्या होता है, रोज सुबह उठेगा, शानदार कपड़े पहनेगा, नहाएगा, धोएगा, डीओ मारेगा, शू 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 शू, शानदार हेयर स्टाइल बनाएगा, स्टाइलिश, और घर से निकल के सीधी पान की थड़ी पे या गुटखे की थड़ी पे जगह खड़ा हो जाएगा, या फिर चाय वाले के वहां बैठेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये उस कैटेगरी का आदमी है। इसको समय खत्म करना बहुत अच्छे से आता है। ये सारे दिन पान की थड़ी पे बैठा रहेगा ऐसे। सब ठीक है? कुछ लोग लिखते हैं यहां पे। समझ रहे मेरी बात को? इस आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये दुनिया का वो ज्ञानी आदमी है। इसे कोई भी नॉलेज ले लो आप, इसके पास है। अब ये टाइम कैसे खराब करता है? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ये खुद का तो टाइम खराब करता ही करता है, दूसरों का भी करता है। कैसे? मैं समझाता हूं। तो सब बिजा ढीले ढीले लग रहे हैं। कोई मुकेश जी आप आ जाओ। और जैसे मैं हूं सेकंड कैटेगरी का आदमी, मैं बैठा हूं पान की थड़ी पे। गौर करना हमारी जिंदगी किस ओर जा रही है, बता रहा हूं। अभी मुकेश जी यहां से निकल रहे हैं। अरे मुकेश जी कहां जा रहे हो? अब ये काम से जा रहे हैं, लेकिन मेरे कीड़ा है कि मुझे समय खराब करना है। प्रॉब्लम किसकी है? अब इनकी ऐसी की तैसी करूंगा मैं। कहां जा रहे हो? बस इधर जा रहा था काम। अरे क्या काम है, बाद में कर लेना। और बताओ घर में सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। बच्चे कैसे हैं? मजेदार है। माँ बाप कैसे हैं? चल रहा है सब गांव में काम कैसा चल रहा है? मकान का ठीक ठाक। पड़ोस वाली शालू की शादी हो गई, कुंवारी है? ये काम करो यार, काम बाद में कर लेना। आओ यार, तो बीड़ी बीड़ी पिलाता हूँ। सिगरेट तो पीते ही है। बैठो बैठो, आओ बैठते हैं। कर दी इनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, ये निकला तो दूसरा बकरा ढूंढूंगा। अब बाद में दूसरा बकरा खुद ही आ गया। ओहो रामलाल, आजा आजा आजा, तू भी आजा। इसके 20-25-50 मिनट 1 घंटा खराब कर दूंगा। ये दुनिया का वो आदमी है जो सुबह से शाम तक लोगों का समय खत्म करता है, खुद का समय खराब करता है। ऐसे हमारे समाज में बहुत से यंगस्टर आज की तारीख में कर रहे हैं। मेरी बातें सब सही होती है, समझना आपको है, क्योंकि मैं हवा में बातें, मैं कहानी किससे, मेरे को आते ही नहीं है। मैं इंसान को उसकी औकात असलियत बताता हूँ, घर चला जाता हूँ। समझना आपको है। ये सेकंड कैटेगरी का वो आदमी होता है जिसके पास इतनी नॉलेज होती है कि आप इसको किसी भी टॉपिक पे पूछ लो। अरे एक बात बता, इस बार झारखंड का सीएम कौन बनने वाला है? ले अभी बता देता हूँ। 10 साल आगे भविष्य में कौन बनने वाला है वो भी बता देगा।
और इस तरीके से बताता है 2-2 3-3 घंटे खराब करके जैसे टिकट इसको मिलने वाली है अगली बार। पिक्चर पे बात कर लो, इसके पास नॉलेज भरी पड़ी है। किसी भी टॉपिक पे उठा लो, ये आदमी सिर्फ एक काम करता है, अपने समय को किल करता है, खराब करता है और अपने साथ साथ दूसरे के समय को भी खराब करता है। ये जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाता। अगर इसके घर वाले इसको ये बोलते हैं कि निकम्मे नौकरी कर ले, 2 पैसा कमा ले, इसको टेंशन हो जाती है कि मेरे को नौकरी के लिए बोल दिया, पान की थड़ी पे कौन खड़ा रहेगा, चाय की दुकान पे कौन बैठेगा अगर मैंने नौकरी कर ली तो। ऐसी कैटेगरी के कितने लोग यहां पर हैं? समझ आ रही है मेरी बात? बोर तो नहीं हो रहे? देखिए, मैं आपके दिमाग को आपकी जिंदगी की हकीकत से मैच करवा रहा हूं, उसके बाद मैं आरसीएम पे लेके आऊंगा। पहले हमारी लाइफ क्या है वो समझ लो। ये समझने की और टेंशन करने की बात हंसने की नहीं है। आगे बढ़े। अब मिलते हैं तीसरी कैटेगरी से, थर्ड वन। ये कौन होते हैं? मिलना चाहेंगे? ये तीसरी कैटेगरी दोस्तों दुनिया की वो कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है ड्रीमर। क्या बोला जाता है? ये पागल होते हैं, ये अपने लक्ष्य के प्रति पागल होते हैं। इनको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वो आती है जो सफलता दिखती है सिर्फ। ये सिर्फ अपने टारगेट को कंसंट्रेट करके उस पर दिन रात मेहनत करते हैं। ये किसी के पास बैठ के अपने समय को खराब नहीं करते, ये कभी टीवी नहीं देखते, ये कभी फालतू के गप्पे नहीं मारते। ये सिर्फ अपने लक्ष्य को सेट करते हैं, उस पर निकल जाते हैं। इनका जिंदगी में एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है सिर्फ आगे बढ़ना। इनको कोई रोकना चाहे तो ये रुकते नहीं है, इनको कोई टोकना चाहे तो टुकते नहीं है। ये किसी से हारते नहीं है, ये किसी के सामने झुकते नहीं है, ये किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं है, क्योंकि इनका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत मजबूत होता है और इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि इनके सपने, इनकी सोच, इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। ये बहुत आगे जाना चाहते हैं, ये पागल होते हैं, पागल। ये होती है तीसरी कैटेगरी। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों कैटेगरियां मिलके इसको बर्बाद करने में पूरी ताकत लगाती है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये दोनों कैटेगरियां मिलके तीसरी कैटेगरी को बर्बाद करने के लिए पूरी ताकत लगाती है। अगर ये कमाने निकलता है तो उसको बोला जाता है क्या कर रहा है? शहर जा रहा हूं पैसा कमाने। तेरे पापा भी गए थे क्या कभी शहर? तू जा रहा है चुपचाप गांव में पड़ा रहे, हमारे साथ अब बैठा कर टाइम खराब किया कर। ये दोनों लोग थर्ड आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देते, और आपके बीच ऐसे कई लोग बैठे हैं जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकेंगे। इस तीसरी कैटेगरी में कौन कौन आता है? हाय 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 हाय। अरे इंसानों, भगवान से तो डरो। इतना बड़ा झूठ की कोई सीमा होती है, वो भी तोड़ दी। मतलब तुम सब, आप सब तीसरी कैटेगरी में आ गए। पहली कैटेगरी में तो मैं हूं, दूसरी में भी मैं हूं। किससे झूठ बोल रहे हो? अपने आप से या मुझसे? हेलो, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? देखिए, मैं मजाक के साथ साथ बिजनेस भी समझा रहा हूं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? आगे बढ़े फ्रेंड्स। ये आती है थर्ड कैटेगरी, और मेरे फादर इस कैटेगरी में थे। पहले इस कैटेगरी में थे, यहां से जंप मार के इसमें आ गए। अब आपको इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में अपने आप को रखना है, ये निर्णय आज आपको खुद को लेना है। न पड़ोसी लेगा, न रामलाल लेगा, न श्यामलाल लेगा, न आपकी बीवी लेगी, न आपका बच्चा लेगा, न आपकी माँ लेगी, न आपके पिताजी लेंगे। लेना है आपको खुद को, क्योंकि इस दुनिया में एक इंसान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप खुद हैं। आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर ये सोच आपने बना ली, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई टोक नहीं सकता, लेकिन वो बनानी पड़ेगी। सिमिलर कैटेगरी में मेरे फादर सरकारी नौकर, बहुत गरीबी से निकले हम लोग। थोड़ी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़ी गरीबी से हम लोग निकले। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर रहता था। मेरे दादाजी मजदूर थे। क्या थे? मजदूरी करते थे, और हमारी औकात कुछ भी नहीं थी। न बैंक बैलेंस था, न जमीन थी, न जायदाद था, न प्रॉपर्टी थी, कुछ भी नहीं था। राजस्थान के अंदर 10 बाय 10 के कमरे में 7 जन का परिवार की रहा करता था। खाने का कभी कभी पैसा भी नहीं होता था, क्योंकि मजदूर की हालत क्या होती है आप सब जानते हैं। और उस जमाने में तो हालत और ज्यादा खराब होती थी, क्योंकि पैसा बहुत कम मिलता था और काम ज्यादा कराया जाता था। हाँ, मेरे फादर का एक प्रॉब्लम था, वो संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटे। मेरे को आज भी याद है, वो अपनी स्टोरी में मुझे बताते थे कि रवि, मैंने
छोटी सी उम्र में जब बच्चा खिलौनों से खेलता है, मैंने कचौरियां बेची ढाबे पे। कचौरी बेच बेच के मेरे फादर ने अपना स्कूल कंप्लीट किया, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, तो कपड़े भी लोगों से मिल जाते थे। हमारे घर में चूल्हा हुआ करता था, गैस तो होती नहीं थी, लाइट होती नहीं थी, तो चूल्हे के ऊपर जो आप शायद जानते हैं, गाय के गोबर को सुखा के क्या बनाते हैं, कंडा क्या बोलते हैं उसको, उपला राइट, उपला जो होता है, वो गाय का गोबर भी मेरे फादर सड़क से उठा के लाते थे। जैसे किसी गाय का कर दिया तो सड़क से उठा के लाके घर में सुखा देते थे कि जैसे शाम का चूल्हा जला लें। ये कंडीशन मेरे परिवार की थी। उन्होंने उसी कंडीशन में अपनी पढ़ाई पूरी करी। अच्छा, कॉलेज गए तो कॉलेज में भी उन्होंने ये काम किया, क्योंकि मेरे दादाजी ने तो साफ बोल दिया, तेरे को पढ़ना है तू पढ़, मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे 4 बेटे और भी हैं। अब मेरे फादर ने बोला ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने क्या बोला, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज आप है वो आप खुद है। आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप में जुनून है तो। उनमें जुनून था। उन्होंने एक ही काम स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई रेगुलर करी। पढ़ाई करते करते अपना कॉलेज कंप्लीट किया और राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू IAS ऑफिसर। मेरे फादर की सन 2000 में एक महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया। अब समझने वाली बात यहां पर क्या आती है, गौर से समझिएगा। एक मजदूर का बेटा क्या बन गया, IAS ऑफिसर। 25,000 रुपया 2000 में कमाया करते थे, सन 2000 में। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, सरकारी ऑफिस में AC, सामने कंप्यूटर, कोई कमी नहीं। घर में नौकर चाकर, मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया, 25,000 कमा रहा है, सब कुछ मिल गया। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो लाइफ कैसी होगी? मजा आ जाएगा। मेरे फादर को मजा नहीं आया। वो हमेशा घर पर आते थे तो मेरी मदर उनसे पूछती थी क्या सोचते रहते हो, तो मेरे फादर बोला करते थे इससे भी बड़ा करता है। तो मेरी मम्मी बोलती थी पागल हो गए हो क्या, इससे बड़ा क्या होता है। सरकारी गाड़ी मिल गई। आपके पिताजी तो मजदूर थे, आप तो फिर भी सरकारी गाड़ी में आ गए। तो मेरे फादर एक बात बोला करते थे, नोट करना दिमाग में या डायरी में, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। वो एक बात बोला करते थे, अगर OP शर्मा कचौरी बेचते बेचते 25,000 कमा सकता है तो ये OP शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। क्या बोला मैं? अगर मैं 25 कचौरी बेचते बेचते 25,000 कमा सकता हूं तो 25। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आप में से कोई महीने का 10,000 कमा रहा है, 1 लाख की प्लानिंग करी क्या? आप में से कोई महीने का 20,000 कमा रहा है, 2 लाख की प्लानिंग करी क्या? आप में से कोई महीने का 50,000 कमा रहा है, 5 लाख की प्लानिंग करी क्या? आप में से कई महीने का 1 लाख कमा रहा है, 10 लाख की प्लानिंग करी क्या? आप में से कई महीने का 10 लाख कमा रहा है तो 1 करोड़ की प्लानिंग करी क्या? क्यों नहीं करी? किसने रोका? किसने रोका? अरे जब आप अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करके 5,000 पे आ सकते हो तो 50,000 भी तो कमा सकते हो, और 50,000 कमा सकते हो तो 5 लाख भी तो कमा सकते हो। किसने रोका? क्यों रोका? जॉब खुले रुक जाएगा नहीं। हाँ फ्रेंड्स, कभी सोचा आप लोगों ने अपने घर पे बैठ के कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है हमारी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, और इनकम बढ़ाने के लिए क्या आपने कोशिश करी कभी? सेटिस्फाई है, जो आ रहा है उससे सेटिस्फाई है। और यही हमारा ड्रॉबैक है कि हम हमारी जिंदगी में जो काम कर रहे हैं उससे खुश हो जाते हैं और उससे आगे करना नहीं चाहते। कितनी बड़ी बात है, सोच यहां का, गेम सारा यहां का है कि 5,000 कमाने वाला 50 लाख भी कमा सकता है तो 5 लाख भी कमा सकता है, लेकिन हम कमाना नहीं चाहते, कारण उससे हमारे छोटे मोटे खर्चे कंप्लीट हो रहे हैं, इस कारण से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब खर्चे कैसे? आपके बैंक की किस्तें जा रही है, आपका मकान बन गया, अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, बच्चों की फीस जा रही है, सब बढ़िया चल रहा है। हम क्या बोलते हैं? हे भगवान तूने सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं चाहिए। जब भी कोई भी बड़ा आदमी कभी भी अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं हुआ। 75 साल के अमिताभ बच्चन जी अभी भी कौन बढ़िया करोड़पति क्यों खिला रहे हैं? वो अभी भी क्यों भाग रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी अभी भी क्यों भाग रहे हैं? 80-80 साल के बूढ़े रतन टाटा जिनकी कमर टेढ़ी हो गई लेकिन अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, काम कर रहे हैं। हम उनसे बड़े हैं क्या? है जी? तो हम सेटिस्फाई क्यों हो जाते हैं?
और यही कारण है कि हमारे में से 80% आदमी अपनी जिंदगी में खुद को आगे बढ़ने से रोक देता है। और दोष किसको देता है? मेरी तो किस्मत ही खराब थी। अरे तेरी किस्मत खराब होती तो तेरे गधा कुत्ता बनाते हैं, किस्मत अच्छी इसलिए इंसान बना दिया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? दिमाग दे दिया, सोचने समझने की शक्ति दे दी। अब मेरे को एक चीज बताइए फ्रेंड्स, हम अपने आप को रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं? सवाल आज कीजिएगा अपने आप से घर पे जाके। सिमिलर थॉट उनको समझ में आ गया। अब उनको मौका नहीं मिल रहा था कि करूं तो करूं कैसे। उसी समय आरसीएम बिजनेस उनकी लाइफ में आया सन 2000। वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना भाई, 100% पूरी ताकत लगाता है ऊपर वाला भी उसको आपसे मिलाने में, फैक्ट है। लेकिन आपको उसको शिद्दत से चाहना पड़ेगा। मेरे फादर को समझ में आया, सन 2000 में बिजनेस उनकी जिंदगी में आया। एक शख्स भिलवाड़ा से चल के आरसीएम बिजनेस को उनके स्लाइड पास लेकर आया। और आपको बताता हूं, जब ये बिजनेस मेरे फैमिली में आया था, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस समय एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था, पैंट पीस। आप में से कई लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूं। 8 पैंटों का किट आया करता था शुरुआत में, 8 पैंटों का। कागज का किट आया करता था, ब्लू कलर का कागज का किट आया करता था। उससे मेरे फादर ने ज्वाइन किया और बिजनेस ज्वाइन कर लिया। बिजनेस समझ में आ गया। अब दिक्कत ये हो गई, न पिकअप सेंटर, न डिपो, न एग्जाम्पल, न लोग, न मीटिंग। एक अकेला आदमी अपना किट लेके निकला मार्केट में और लोगों को बिजनेस बताना स्टार्ट किया। सबसे पहले बिजनेस बताया रिश्तेदारों को, सबने मना कर दिया। फिर बिजनेस बताया पड़ोसियों को, सबने मना कर दिया। हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया गया कि हम इस कॉलोनी के पागल हैं। हमारा नाम आरसीएम रख दिया गया। आज आपको एक शिक्षा दे रहा हूं, यहाँ पे नोट करना डायरी में। अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता चाहते हो तो कभी भी ये बिजनेस अपने पड़ोसी और रिश्तेदार को मत बताना। क्या बोल रहा हूं आपको? अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हो तो बिजनेस कभी भी अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को आसानी से मत बताना, क्योंकि जैसे आप उनको बताओगे वो आपकी बैटरी डिस्चार्ज कर देंगे। और यही से काम और खेल उनको पता है कब समझ में आएगा? जब घूम कर ये बिजनेस उनके पास आएगा तब समझ में आएगी, अच्छा मेरे परिवार का रामलाल इस बिजनेस में 1 लाख रुपया कमाता है। तब वो बोलेंगे मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि बता देता तो मैं तेरी जगह बैठा होता आज। ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना। सबसे पहले नेगेटिव कौन करेंगे? आई मेरी बात समझ में? सिमिलर थॉट, चलते गए चलते गए चलते गए, लोगों को बताते गए, लोगों ने मजाक बनाई, रुके नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है दोस्तों कि मेरे फादर अकेले निकले थे इस बिजनेस को लेके, दिन रात दौड़े थे पागलों की तरह। 1 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर मारुति 800 उन्होंने अपने हाथ से ड्राइव करी थी। गाड़ी का नंबर था RJ14 5C 1805 मारुति 800। सन 2000 2001, 1 साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी, एक पैंट का पीस। उसको दिखा दिखा के एक किट होता था, 8 पैंटें निकलती थी, 8 जनों को देते थे, तू ले और सबको जाके ज्वाइन करा। किट बाद में भिलवाड़ा चल के आएंगे। 2 किट लाने के लिए भिलवाड़ा जाते थे 300 किलोमीटर दूर। एक पैंट पीस दिखा के 1 साल बाद मेरे फादर का चेक था 1,27,000 रुपए का, 1 महीने का। कितना? 1,27,000 चेक 1 साल बाद एक पैंट पीस से उन्होंने बना लिया था। आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं? 5 तो होंगे, 10 तो होंगे, 15 तो होंगे, 20 तो होंगे। अगर एक आदमी एक पैंट पीस से 1 लाख का चेक बना सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते? और सोचकर देखो उन्होंने कब किया ये काम। उन्होंने कब किया? जब कंपनी नहीं थी, बैकग्राउंड नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, प्रोडक्ट्स नहीं थे, लोग नहीं थे। आज आपके पास कंपनी है, प्रोडक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, टीम है, एग्जाम्पल है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। घर का नमक खत्म हो जाएगा, पिकअप सेंटर 2 किलोमीटर दूर है, वहां नहीं जाएंगे, पड़ोस की दुकान से लेके आ जाएंगे, फिर बोलते हैं कि हमारा रॉयल्टी और टेक्निकल क्यों नहीं निकल रहा। मजाक नहीं कर रहा, में से कई लोग धोखा दे रहे हैं अपने आप को। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए ईमानदारी से कि सारे प्रोडक्ट हम काम में लेते हैं क्या आरसीएम के? जवाब आएगा नहीं। रवि शर्मा की लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन सामान बाहर का खाएंगे, कहां से होगी? चलते गए, लोग मिलते गए।
एक एक आदमी को ज्वाइन कराने के लिए 300 किलोमीटर दूर जाते थे। नेटवर्क बनता गया, रुकने का नाम जिंदगी नहीं था, वो रुके नहीं। मुझे आज भी याद है कि दिन में 5-5 प्रोग्राम करते थे वो। मुझे आज भी याद है उनके मुंह से खून आ जाता था। इतना बोलते थे कि ब्लड बाहर आ जाता था। ब्लड बाहर आता था तो पान खाते थे मुलेठी का, जिससे थोड़ा सा आराम रिलीफ मिले। मैंने वो दौर देखा है। आवाज चली जाती थी गले से, कभी कभी बोल नहीं पाते थे 2-2, 3-3 दिन। एक आदमी जो 25,000 सरकारी जॉब में कमा रहा है, सरकारी नौकरी को साइड में रख के पागल हो गया इस बिजनेस के पीछे, क्योंकि उनको फ्यूचर नजर आ रहा था। उनको समझ में आ रहा था कि आने वाले समय में बिजनेस क्या देगा। मेरे पास आज भी उनकी डायरी लिखी हुई है। क्या उनके हाथ की डायरी है मेरे पास लिखी हुई, अभी भी पड़ी है, जो उन्होंने 2000 में लिखी थी। उन्होंने कहा था आने वाले समय में बिजनेस ऑनलाइन होगा, प्रोडक्ट्स की लाइन लग जाएगी, पिकअप सेंटर खुलेंगे, डिपो खुलेंगे, पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होगी, साबुन से लेके तेल से लेके कंगा फंगा सब कुछ इस बिजनेस में आएगा। ये उन्होंने सन 2000 में भी बात बोली थी हमारे को। और जब वो बात आज मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको कैसे पता था कि ये होगा? और इसे बोला जाता है कि जो इंसान समय को समय से पहले पहचानना सीख ले, वो इंसान करोड़पति बन जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज उसी का नतीजा है। आप सब किसका नतीजा हो? उस मेहनत का नतीजा हो। अगर वो 2000 में नहीं भागे होते, ये टीम होती क्या? आप होते क्या? नहीं होते। अरे अकेले ही चला था राहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। पर चला तो था। अगर नहीं चलता तो किससे डरते हैं हम लोग? हमें कोई नहीं रोक सकता, हम खुद अपने आप को रोक रहे हैं। और याद रखना, आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे, अगली मीटिंग फिर होने वाली है, उसमें कोई रामलाल बैठेगा, उसको समझ में आ जाएगा। सन 2000 में लोग बोला करते थे आरसीएम नहीं चलेगी। 2022 आ गया, अभी भी कुछ ज्ञानी बोलते हैं नहीं चलेगी। तो फिर चलती कैसे है जी? फिर चलती कैसे? अभी भी कुछ लोग कौन ही मार रहे हो क्या पड़ोसी को? तू करेगा क्या? तेरे समझ में आ रही है क्या? फ्रेंड्स, आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, और आप शायद मेरे से इंट्रोड्यूस इसी चीज से जनरेशन बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ, मेरे पास आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, सीखा, काम करना स्टार्ट किया। पैसों के लिए काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पैसा ऑलरेडी आ रहा था। काम इसलिए कर रहा हूं कि लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मेरे फादर्स ने मुझे दिया, वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। उसको अपने आप को खत्म नहीं करना चाहता, अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए मैंने लगातार 8 साल मेहनत करी, लगातार चला। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, पैसा खूब आता है, बताऊंगा भी आपको। आज लाइफ स्टाइल 180 डिग्री कोण से बदल गई। मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन नौकरी, क्योंकि मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए। दूसरा ऑप्शन, मैं गिर जाऊं तो ध्यान रखना, 2-4 मर जाएंगे नीचे। दूसरा ऑप्शन, मैं डायमंड्स का बिजनेस करता था खुद का। मैंने बेल्जियम से ग्रेजुएशन, आप में से कई लोग जानते हैं, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, IGI वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जिससे मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूं मैं, बेल्जियम से। वहां से मैंने एजुकेशन लेने के बाद इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैं डायमंड्स की ज्वेलरी बेचता था, डायमंड्स का क्या बोलते हैं अपना, ये सॉलिटर बेचता था। मेरे खुद की ज्वेलरी सॉलिटर का अच्छा काम था। मैं कमा रहा था पैसे, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आरसीएम समझ में आया। पापा की लास्ट जो मेरी बात थी, उन्होंने बोला इससे बेहतर बिजनेस नहीं है, मुझे समझ में आया। अब देखना यहाँ पर भी मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पास 3 काम हो गए। पहला नौकरी, दूसरा डायमंड का बिजनेस, और तीसरा आरसीएम। अब तीनों कामों में देखना, नौकरी, जब मेरे पास नौकरी है तो मुझे ज्ञान देने वाले बहुत सारे आए। नौकरी है सरकारी, छोड़ना मत, कर लेना। मैंने कहा अच्छा। दूसरे ज्ञान देने वाले कौन है? डायमंड का बिजनेस सेट है, छोड़ना मत, कर लेना। और तीसरा क्या था? इसमें किसी ने ज्ञान दिया ही नहीं, कोई आया ही नहीं देने के लिए। करे तो करे, नहीं तो भाड़ में जा। उन दोनों कामों को छोड़ के मैंने आरसीएम को अपनाया। दोनों कामों को छोड़ के आरसीएम को अपनाया। मैंने अपना ज्वेलरी का बिजनेस वाइंड अप कर दिया, पूरा खत्म, बंद। नौकरी छोड़ दी, नहीं चाहिए नौकरी, और आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। या तो मैं पागल हूं या सिस्टम में दम है। या तो मैं पागल हूं। कितनों को लग रहा हूं पागल? हाँ हूं मैं पागल, आरसीएम का पागल हूं। मैं खुद बोलता हूं, क्योंकि जब हम आरसीएम के पागल बनते, लोग हमारे पास हंसते हैं, सफलता आना स्टार्ट हो जाएगी। और यही था दोस्तों हमारे साथ। मेरी कॉलोनी के अंदर हमारी बहुत बेइज्जती हुई, हमारी बहुत इंसल्ट हुई, लोगों ने मजाक बनाया, पर पापा रुके नहीं, थके नहीं। आज जिंदगी 180 डिग्री कोण से बदल गई। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला आज मेरे पास है। मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी लंबी कारें, क्या बोल रहा हूं मैं? रेड,
रे कार रे मेरे पास है। आज मेरी लाइफ स्टाइल वो है दोस्तों जो अच्छे अच्छे करोड़पतियों की नहीं है, अच्छे अच्छे पैसे वाले तरसते इस लाइफ स्टाइल के लिए। आज रवि शर्मा जिस चीज पर हाथ रख देता है मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता खरीदू नहीं खरीदू। हेलो, भूत बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आरसीएम का भूत बनना पड़ेगा। और भूत कैसे दिखते हैं? मेरे जैसे दिखते हैं। पागल बनना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। आज पूरी लाइफ स्टाइल बदल गई दोस्तों। सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ। आज मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे पीछे भागता है। और मेरी कॉलोनी में जितने भी ज्ञानी थे जिन्होंने आरसीएम नहीं किया, वो सारे आज वहीं के वहीं हैं। मेरी कहानी बताता हूं। मैं मेरी कॉलोनी का सबसे निकम्मा बच्चा। छोटी सी उम्र में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पीएमटी, पीटी, इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या, मेरी कॉलोनी में मेरी उम्र के बच्चे हैं। तो वृक्ष साहब उस समय मैं क्या करता था, बड़ी धूप में साइकिल चलाता था। तुम्हारी एसी की तेजी पड़ेगी, मैं तो साइकिल चलाऊंगा। अच्छा, मेरी कॉलोनी के जितने भी थे लोग, वो मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं देते थे। पता क्या बोलते थे? निकम्मा है साला, बिगाड़ देगा इनको भी। मेरी कॉलोनी की औरतें और आदमी मुझे ज्ञान देते थे, अरे पढ़ ले कुछ बन जाएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी भीख मांगेगा। मैं ओके, भीख मांग लूंगा मैं। समय पलटा, समय। अभी कहानी ऐसी हो गई है कि मेरी कॉलोनी के जितने ज्ञानी थे वो सब 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, और मैं, बताने की जरूरत है आप लोगों को? समझ में आ गया? बताइए सर, बता दीजिए। बताने की जरूरत क्या, पता है ना आप लोगों को? क्या बताऊं? क्या सुनना चाहते हो? पैसा? क्या करोगे सुन के? समझ लो 6 लाख रुपए महीना जीएसटी भरता हूं। हिसाब लगा लो कितना आता है। जीएसटी भरता हूं महीने का, साल का नहीं। अब इनकम कितनी होगी कैलकुलेशन कर लेना, समझदार हो तो। लाइफ स्टाइल बदल गई दोस्तों। आज मेरी सबसे महंगी कारों में से शुमार होती है, उसमें सबसे महंगी गाड़ी मेरे पास BMW है। कौन सी है? BMW। और मेरी BMW का जो एक टायर है ना, वो 45,000 का है। टायर कितने का उसका एक टायर? जितनी उनकी मोटरसाइकिल की कीमत है ना मेरे पड़ोसियों की, उतने का मेरी गाड़ी का एक टायर आता है। साइड मिरर 45,000, अंदर का मिरर 25,000। सब बताती है मेरी गाड़ी। मेरे बैठते मेरा टेम्परेचर बता देती है, आज कितने गुस्से में हो, कितने ठंडे हो। हाईएस्ट स्पीड मैंने चलाई 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 1 से 100 पे पहुंचती है 5 सेकंड के अंदर। सूंघती है सिर्फ पाँव को। श्याम, कैसी लग रही है गाड़ी? किस किस को चाहिए? हाय 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 हाय, सबको चाहिए। ज्यादा महंगी नहीं है, एक बार सर्विस पर जाती है तो 1 लाख का बिल बनता है। चाहिए? अच्छा, सर्विस भी वो बताती है, मैं नहीं बताता। उसका मूड होगा तो बोल देगी कि सर्विस करवाओ, बोल बोल के बताती है। बड़ी खतरनाक गाड़ी है, चलाने में बड़ा मजा आता है। और जब उस BMW से अपनी कॉलोनी से निकलता हूं तो पड़ोस वाले अंकल बोलते अपने बेटे को, हरामखोरो, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्च किया, साले तुम मोटरसाइकिल पर ही हो, और इस निकम्मे को देखो, पूरी जिंदगी साइकिल चलाई और आज भी साला कार में चल रहा है। क्या किया तुमने? तो बेटे क्या रिप्लाई देते हैं हमेशा मैं बताता हूँ कि आज से 20 साल 22 साल पहले इसके फादर आपको आरसीएम बताने आए थे, तब आपको समझ में नहीं आई थी। उस समय आपको समझ में आ जाती तो आज मैं BMW में होता। आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। सोच लेना, जितने यहां बैठे हो, जो सोच कर यहां पर बैठे हो कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती मेरे दोस्त। भगवान आपका दरवाजा बार बार नहीं खटखटाएगा, एक ही बार खटखटाएगा, और खटखटा चुका है, इसलिए यहां बैठे हो। मौका मिल गया, ऊपर वाले ने चांस दे दिया। सिर्फ 5 साल इस बिजनेस का भूत बन जाना, दिन रात चैन त्याग देना, एक टारगेट सेट करके जाना कि मेरे को इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल चाहिए ही चाहिए, और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई थका नहीं सकता, क्योंकि मैं पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहने का नाम जिंदगी है, आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है।
हेलो, मजा आएगा मजा जब 15 दिन हवाई जहाज में पड़े रहोगे ऊपर 30,000 35,000 फुट की ऊंचाई पर। मेरे को धरती पे खाना पसंद ही नहीं आता, आदत पड़ गई ऊपर प्लेन में खाना खाता हूं। ये जिंदगी दी है आरसीएम बिजनेस ने। जिस चीज की जरूरत हो सब आज मेरे पास है। पैसा, प्यार, सम्मान, इज्जत, रेस्पेक्ट क्या नहीं है इस बिजनेस के अंदर। इस उम्र में भगवान ने वो दे दिया जो कल्पना में भी नहीं सोचा था, और मेरे को नहीं दिया, मेरे जैसे कई लोगों का भविष्य इंतजार कर रहा है। 140 करोड़ की आबादी है, मात्र 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है आप लोगों का। दिमाग लगाओ तो ये लगाओ, पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है। सोच कर देखो, मैं एयरपोर्ट पे था, ये पिछले महीने की बात है, दिल्ली एयरपोर्ट, और मैं मीटिंग करने जा रहा था, आई थिंक पटना या कहीं जा रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पटना नहीं कहीं और जा रहा था मैं। वहां पर एक बिजनेसमैन मेरी बगल में खड़े, मैं उनके बगल में खड़ा, मैं भी सूट में, वो भी सूट में। उनकी उम्र थी 50-55 के आसपास, दाढ़ी में सफेद, अमिताभ बच्चन स्टाइल में दाढ़ी, शानदार गॉगल, अच्छे लग रहे थे। और ये घड़ी हम दोनों देख रहे थे, जो मेरे हाथ में घड़ी देख रहे हो ना, ये घड़ी कैसी दिख रही है? ये घड़ी हम दोनों देख रहे थे, वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, हम दोनों की नजरें थी इस घड़ी पे। अब वो सोच रहे हैं मैं लूं, और मैं सोच रहा था मैं लूं। कीमत इसकी ज्यादा नहीं है, 2 लाख है। कितनी? ऐसी 20 घड़ियां हैं मेरे पास। कितनी? मेरे पास 20 घड़ीज। मुझे घड़ीज का बड़ा शौक है, कार का बड़ा शौक है। ऐसी 20 घड़ियां हैं मेरे पास। ये घड़ी पड़ी थी, हम दोनों सोच रहे थे, वो सोचते रह गए, मैंने पेमेंट कर दी। अब समझना, सुनना, ताकत देखो आरसीएम की। उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा सर आरसीएम बिजनेस करता हूं। बोले ये क्या चीज है? मैंने बताया उनको ये चीज है। ओके मैं समझ गया, ये वो सिस्टम है, वही सिस्टम। फिर आगे सुनना, बड़ी फास्ट डिसीजन लिया आपने। मैंने कहा जी सर। वह कैसे कर लेते हो? मैं कहा सर मुझे पता अगले महीने मेरे पास कितना आने वाला है। आप कंफ्यूज हो, इसलिए आप डर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि आपका अगले महीने क्या काम होने वाला है, पर मुझे पता है कि मेरे पास अगले महीने क्या आने वाला है। ये ताकत है मेरे बिजनेस की, क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं दौड़ रहा। हिंदुस्तान के अंदर मेरी टीम में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रवि शर्मा दौड़ रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि बिजनेस की ताकत क्या है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल है आपके सामने, अगर आपने इस बिजनेस को दिल से अपना लिया तो। हेलो, आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है? बड़ा एग्जांपल शानदार इस बिजनेस ने दोस्तों वो दिया जो आज तक के इतिहास में मैंने पूरे वर्ल्ड में घूम लिया नहीं मिला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा, मैं आपको बताता हूं इस बिजनेस की ताकत क्या है। अभी थोड़े दिनों पुरानी बात है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हेलो, मैं मेरी बहन के फंक्शन में गया, मेरी सिस्टर, ये बात है लगभग 8-9 महीने पुरानी। मेरी बहन बहुत अच्छी फैमिली में, मेरी जस्ट छोटी सिस्टर है, वो जिस परिवार में शादी होकर गई है बहुत रिच फैमिली है वो। उनका टर्नओवर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास है सालाना। उनके खुद के पर्सनल 5 स्टार होटल्स हैं, यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके बिजनेस हैं, और खुद के पर्सनल हेलीकॉप्टर है। जहां पर मेरी बहन की शादी हुई, उन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, वहां पर मैं गया, और वहां पर मेरे कुछ पुराने दोस्त भी आए, मतलब फैमिली में रिश्तेदार होते हैं ना, वो लोग भी आए। सिमिलर कहानी, सब कोर्ट में, मैं भी कोर्ट में, सब BMW मर्सिडीज में आ रहे हैं, अपन भी BMW मर्सिडीज में गए, सब ड्राइवर के साथ, तो अपन भी कम थोड़ी, अपन भी ड्राइवर के साथ। गाड़ियां घुसाई सबने, खड़ 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 5 स्टार होटल में अंदर घुस गए, राउंड टेबल पे बैठे हुए थे सारे। और रवि कैसा है? मैंने कहा सर अच्छा हूं, आप? बढ़िया। और क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा आरसीएम। अच्छा चल रही है? क्या बोला? अरे मैंने कहा सत्यानाश है, बुढ़ापे में क्या बात बोल दी हरिओम। हाँ, मेरे को क्या बोला? चल रही है? मैंने कहा जी नहीं। किसने कहा चल रही है? अरे हमें तो पता था बंद होगी। मैंने कहा उड़ रही है। मेरी शक्ल देखने लगा, प्रैक्टिकल बात है। मेरी बहन भी वहीं बैठी। वृक्ष साहब, हम पूरे राउंड टेबल पे सारे लोग बैठ गए। एक ने बोला मैं 200 करोड़ का मालिक, एक बोला मैं 100 करोड़ का मालिक, एक बोला मेरा 250 करोड़ का मालिक, मैं इस फैक्ट्री को चलाता हूँ, मैं उस फैक्ट्री को चलाता हूँ। लगातार तारीफ पे तारीफ अपनी, हमारा इतना कारोबार, हमारा ये कारोबार। अब मेरे शक्ल देख के मेरे को बोले तेरा क्या? मैं कहा मैं भी कमा लेता हूँ थोड़ा बहुत। कि तू भी फैक्ट्री वैक्ट्री क्यों नहीं लगा लेता? ये क्या फालतू में काम करता फिरता है? मेरे को उन्होंने क्या बोला? सुनना, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह से हिल जाएंगे। क्या बोल रहा है ये लड़का? उन्होंने मेरे को बोला कि क्या ये फालतू का काम करता है आरसीएम, अच्छी फैक्ट्री वैक्ट्री डाल, हमारी तरह काम कर। बहुत बेइज्जती हो गई। आधा घंटा उन्होंने मेरी मजाक बनाई, मैं सुनता रहा।
मैं सुनता रहा। अब मेरा भी बांध टूटेगा, मेरा भी गड़ा भर गया, छलकना था पानी, बस इंतजार ही कर रहा था मौका कब आए। मौका आया, हाँ बोल अब तू बोल। मैं कहा हो गया आप सबका? मैं हो गया, अब मैं बोलूं? बोले बोल। क्या लगता है आपको आरसीएम क्या है? अरे कुछ नहीं है, 2 जोड़ो 4 जोड़ो, पागल बनाते हो। मैं कहा अच्छा। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, वहां टेबल पर रख दिया ऐसे, और मैंने सबको कहा सब अपनी जेब से फोन निकालो, टेबल पर रख दो। सबने फोन निकाल के टेबल पर रख दिए। 4-5 आदमी थे उन सबने। गौर से सुनना, ताकत बताने जा रहा हूं सिस्टम की। क्या है ये चीज, बड़ा हल्के से लेते हो ना इसको। 100 करोड़ का मालिक, 200 करोड़ का मालिक, 50 करोड़ का मालिक, बड़े बड़े करोड़पति, फैक्ट्री के मालिक, सबने फोन निकाल के यहाँ रख दिए। मैंने भी रख दिया, और मैंने सबको कसम दिलाई, तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन हो ना? बोले हाँ। तुम सबको तुम्हारी मम्मी की सौगंध है, और मुझे भी मेरी मम्मी की सौगंध है। बोले क्या बोल रहा है? फोन निकाल दिया, सबने रख दिया। 2 महीना इस फोन को न आप हाथ लगाओगे न मैं हाथ लगाऊंगा। 2 महीना इस कमरे से बाहर ना आप जाओगे न मैं जाऊंगा। 2 महीना न आप किसी से बिजनेस की बात करोगे न मैं करूंगा। अपन रोटी खाएंगे, फुटबॉल खेलेंगे, सो जाएंगे। 2 महीना हम ये काम करते हैं। अब 2 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान बंद हुई, किसकी चल रही है। आई बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उन्होंने पता मुझे क्या बोला? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी आधे घंटे बाद फोन आने वाला है, गुजरात से गाड़ी निकल गई, पता नहीं कब पहुंचेगी। मैं कहा तुम्हारी गाड़ी निकली तो मैं क्या करूं, मेरी गाड़ी तो चल रही है, पहुंच भी गई होगी। अब मुझे एक चीज बताओ कि 2 महीने में आप में से एक भी आदमी अपना फोन नहीं छोड़ सकता, मैं छोड़ सकता हूं। आपको 2 महीने में ये नहीं पता कि आपका धंधा कितना कम होगा, कितना बढ़ेगा, आपको ये नहीं पता पड़ेगा। मेरे को सब पता है क्योंकि मेरा धंधा इसमें चल रहा है। ये 250 करोड़ का फोन है, ये मात्र 1.5 लाख का फोन नहीं है। बताओ सिक्योर कौन, आप या मैं? 0 रुपया लगा के रवि शर्मा हिंदुस्तान का सबसे सिक्योर आदमी, 0 रुपया लगा के। हेलो